continue the remaining topic of chapter number 1. As in the previous lecture, we have discussed about the different types of chemical reactions. So tell me the different types of reaction. So first was combination reaction, in which two or more than two elements or compound get combined and form a single product. Second one was that's decomposition reaction. Decomposition means breakdown of a compound. When a compound is heated, then it get split into two or more compounds. Then third was simple displacement. When a more reactive element displaces the less reactive element. Clear? Then after double displacement, in which the elements are get exchanged with each other. And last was oxidation reaction and reduction reaction. So these were the type of chemical reaction which we have dealt in the previous lecture. ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था और शायद आपको याद भी होंगे एग्जाम्पल. क्लियर? तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक, तो सबसे लास्ट में जाते जाते हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो लास्ट में देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसी का यूज देखेंगे इन डेली लाइफ. सो एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, तो डेली के डेली जो भी ऑक्सीडेशन के एग्जांपल जो हमारे साथ रेगुलर अकर होता है वो हम यहाँ पे डील करेंगे. और दो चीजें हैं जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है. पहला है कोरोजन एंड सेकेंड वन इज द रेंसिडिटी. तो इसके बारे में हम डिस्कशन करें. तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग कोरोजन को. ठीक, तो नंबर 1 कोरोजन. तो सबसे पहले कोरोजन आपको पता होगा. तो देखो, कोरोजन का मतलब सिंपल सा है, मेटल का खराब होना. ठीक है, ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस, इसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा. तो कोरोजन को अगर तुम सिंपल आसान भाषा में, साधारण भाषा में देखना चाहते हो तो सिंपली जिसे बोलते हैं जंग लगना. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन. हालांकि जंग लगना एक अलग चीज है, उसे अलग नाम देते हैं, और कोरोजन एक अलग चीज है. ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा. पहले कोरोजन देखो होता क्या है. स्लो ईटिंग अप ऑफ metal surface when kept in a open environment for a longer duration. Process known as कोरोजन. ठीक है, तो जब भी क्या हुआ है कि किसी भी मेटल सरफेस को तुम ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो, तो जो भी मेटल सरफेस है उसका क्या रहता है? उसका क्षय हो जाता है, खराब हो जाता है. ठीक है, धीरे धीरे मेटल खराब होने लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं? कोरोजन. फॉर एग्जांपल जैसे तुम आयरन एयर में तुमने रख दिया, तो होता क्या? धीरे 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 उसमें फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है. मींस एक लेयर्ड सब्सटेंस आता है, एक परत बन जाती है ब्राउन कलर की. इसी को तुम
आसान भाषा में बोलते हो जंग लगना, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग, ठीक, अभी पढ़ेंगे आज। अब देखो, जब भी कोरोजन होता है तो कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? तो ड्यूरिंग कोरोजन ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ऑफ metals are formed। जब भी कोरोजन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड देखने को मिलेगा, या तो मेटल का सल्फाइड या तो मेटल का कार्बोनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो जब भी मेटल का एक ऑक्साइड तुम्हें कहीं पे मिलेगा बना हुआ, या सल्फाइड बना हुआ मिलेगा, या कार्बोनेट मिलेगा, देन दैट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस्टिंग। अब देखो रस्टिंग, देखो कोरोजन, हर एक मेटल के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कोरोजन, लेकिन अगर आयरन की स्पेशली बात करें तो उस केस में हम कोरोजन ना बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे? रस्टिंग, ठीक है। तो यहां लिखेंगे iron get readily corroded when exposed to the air and moisture, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, आयरन को तुम एयर और मॉइस्चर में रख लोगे तो ये आराम से धीरे धीरे आराम से इसका कोरोजन हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्राउन, जब भी आयरन लेके आते हो तो उसका कलर आपको लाइट ब्राउन जैसा रहता है, लेकिन जब भी कोरोजन हो जाएगा तो एक डार्क ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस बन जाएगा, मतलब एक परत बन जाएगी, ठीक है, पपड़ी जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लिख लेंगे ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द corrosion of iron that is known as rust। तो जो भी ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस परत बन जाता है, ब्राउन कलर की पपड़ी बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर? अब देखो रस्टिंग कब होता होगा, कौन कौन सी चीजें चाहिए रस्टिंग के लिए, ठीक है। तो पहला तो है रस्टिंग कैन बी सीन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर का होना जरूरी है, तभी रस्टिंग होगी, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। कैसा रोल होता है? देखो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। देखो मान लेते हैं तुम आयरन खरीद के लेके आते हो बाजार से, उसको तुम ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो, तो होता क्या है? ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, साथ साथ जो भी एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे H2O का मतलब बहुत कुछ भी पानी हो सकता है, 2 मोल पानी हो सकता है, 4 मोल हो सकता है, 5 मोल हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे XH2O, ठीक है। अब क्या होगा? ये आपस में रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर देंगे रस्ट का, तो Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। ये पपड़ी जैसा आपको फॉर्म मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे एक KKB देख लो। KKB क्या है कि जब भी रस्टिंग होती है देन द वेट ऑफ आयरन और एनी मेटल गेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे याद रखेंगे ड्यू टू रस्टिंग weight of metals gets increase। रस्टिंग के वजह से मेटल का जो वेट होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है,
क्लियर? तो ये बात थी किसकी, सारे वाली रस्टिंग की। तो ये बात थी रस्टिंग की। अब देखो जो रस्टिंग जो है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और हर साल बहुत सारे पैसे लॉस्ट हो जाते हैं इसी रस्टिंग की वजह से, क्योंकि मान लीजिए आप ले जाते हैं रेलिंग अपने घर पे लगवाते हैं, 5 साल 10 साल बाद वो फिर से उसमें जंग लग जाता है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रस्टिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट सोसाइटी के लिए। तो इस रस्टिंग से निजात पाना है, हमें रस्टिंग से बचना है, तो क्या क्या प्रोसेस है रस्टिंग से, रस्टिंग के प्रिवेंशन में। तो मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑयलिंग और पेंटिंग। घर में तो कोई भी आयरन का सामान लेके आते हैं या फिर दरवाजा लगता है, तो सबसे पहले क्या क्या होता है, जो भी लोहे का दरवाजा लगता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है, कोटिंग करके फिर वही पेंट करते हैं। पहले ऑयलिंग करते हैं, वही कोटिंग करते हैं जिसको कहते हैं अस्तर लगाते हैं, फिर उसके बाद पेंटिंग करते हैं। तो ऑयलिंग और पेंटिंग, या तो ऑयलिंग कर देते हैं या तो पेंटिंग कर देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। साइकिल में हम लोग ऑयलिंग करते हैं, देखो जो भी चैन होता है उसमें जंग ना लगे, आराम से चले, तो उसमें हम ऑयलिंग करते हैं। और बहुत सारी चीजें जिसमें हम पेंटिंग भी करते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे दूसरा है मशीनों में क्या कर दी जाती है, ग्रीसिंग, ताकि क्या हो उसमें जंग ना लगे, जंग नहीं लगेगा तो फिर आराम से मशीन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 2 प्रोसेस हो गए, ऑयलिंग और पेंटिंग, और दूसरा क्या है, ग्रीसिंग, ठीक। 3 नंबर पे बात करें प्रिवेंशन का, एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, समझ जल्दी से। कोटिंग ऑफ मेटल्स विद जिंक, ठीक है, मेटल्स को जिंक से कोट कर दो, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी रस्टिंग से निजात मिल सकती है, ठीक है। और आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं पाइपलाइंस में, बेसिकली उसे हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक। यहाँ पे क्या हम सेल के फॉर्म में बना लेते हैं। जब 12th क्लास में जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कोरोजन जो है एक सेल की तरह काम करता है। मींस अगर आपके पास आयरन का टुकड़ा है, एक तरफ जिस पे जंग नहीं लगा है और एक जहाँ पे जंग लगा है, दोनों का आप जो भी मीटर होता है इलेक्ट्रिक मीटर, उस पर लगाओगे तो कुछ रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, जो छोटे वाले बल्ब्स होते हैं वो भी आपको थोड़े बहुत जलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस करीब 0.62 वोल्ट मिलेगा। मतलब नॉन रस्टेड आयरन और रस्टेड आयरन को जब कंबाइन करोगे वायर से तो इतने का पोटेंशियल तुम्हें मिलता है करीब करीब। तो लगभग जो भी छोटे वाले बल्ब्स होते हैं, ठीक है, वो आराम से जल जाएंगे। चलिए अगला है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, पाइपलाइंस होती है, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं कुछ मेटल्स को, जैसे कि जो भी ऊपर है, जिंक यूज कर सकते हैं, मैग्नीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिंक मैग्नीज कोई एक यूज करते हैं। अच्छा, इसको पाइपलाइन जो भी है आयरन वाली उससे कंबाइन कर देते हैं। तो होता क्या है, ये कैथोड की तरह काम करता है। सेल में कैथोड होता था, एनोड, याद करो पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था हमने। कैथोड होता है और ये एनोड की तरह काम करता है, ठीक। तो होता क्या, एनोड खत्म हो जाता है और कैथोड पे कोई असर नहीं पड़ता है, कैथोड पे जाके थोड़ा सा डिपोजिशन भी इसका हो जाता है, बाकी जो एयर का, मॉइस्चर का जो इन्वायरमेंट में है उसका असर बिल्कुल इस पे नहीं पड़ता है। तो इसको कैथोड बना के हम इसको प्रोटेक्ट कर दिए, इसीलिए इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक। ओके, ये सारे प्रोसेस है किससे, दैट रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एक और है coating of a metal with anti-rust substances। देखो कुछ
रस्ट की, मतलब वो रस्टिंग होने नहीं देते, उनका भी यूज करोगे तब भी क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। ठीक, तो ये प्रोसेस थे किसके, रस्टिंग से बचने के। तो एग्जांपल में सबसे पहला हम आयरन की रस्टिंग, आयरन का कोरोजन देखा, इसे हम बोलते थे रस्टिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 हम देखें कॉपर का, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का सिंबल है, जानते हो। देखो कॉपर जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब होता क्या है, एनवायरनमेंट में जो CO2 है और वाटर है, CO2 और वाटर के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन से ग्रीन कलर में, ब्राउन से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है CuCO3 डॉट CuOH का होल टॉइस, ये फॉर्मेशन हो जाता है CuCO3 डॉट CuOH का होल टॉइस, और इसका कलर होता है ग्रीन। और जब भी ग्रीन कलर बन जाए किसी कॉपर का, तांबे का, तो समझ जाओ उस पे क्या लग चुका है, रस्ट लग चुका है, रस्टिंग। ठीक है, उसकी रस्टिंग हो चुकी है। देखो यहाँ पे पहले कॉपर तुमने प्योर लिया होगा, अब क्या बन गया, कॉपर के साथ कार्बोनेट भी आ गया और हाइड्रोक्साइड भी आ गया, यानी कि इसका वेट फिर से क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। तो कोरोजन से वेट इंक्रीज होता है, जानते भी हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए बहुत कोई स्पेशल नेम नहीं देते, बस आयरन का स्पेशल नेम रस्टिंग चलता है, बस इनका सेम ऐसे कोरोजन ऑफ कॉपर ऐसे बोलते हैं। देखो और देखो कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का सिंबल क्या होता है, Ag, क्या होता है, जैसे मम्मी बुलाते हैं ना पापा को, चलो तो ये है कोरोजन ऑफ Ag के बारे में पढ़ने वाले। देखो Ag लेंगे, अब होता क्या है, मान लेते हैं Ag पर से एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में आता है, लेकिन अभी CO2 और ऑक्सीजन का कोई असर नहीं पड़ता है Ag पे। ठीक है, असर किसका पड़ता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इससे पहले वाले लेक्चर में एक जगह बना था हाइड्रोजन सल्फाइड में, जब Fe2S में कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो H2S गैस निकलता था, मैंने बताया था इसका स्मेल कैसा होता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे तो जब भी इसके प्रेजेंस में आता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है Ag2S का, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, Ag2S का, इसे बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी यूज होता है, तो गैस से हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो जाएगी, हट जाएगी, लेकिन ये ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। तो कभी कभी तुम देखते हो चांदी होता है, कैसे कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यही कंसेप्ट है उसके पीछे। ठीक है, अगर ब्लैक हो जा रही है यानी कि आपके एनवायरनमेंट में H2S की मात्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन, अगर चांदी आपकी प्योर नहीं है, जो सिल्वर है वो भी प्योर नहीं है, तभी यहाँ पे ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जनरली ये इस केस में ब्लैक केस दिखता है, जहाँ पे सल्फर जो भी सल्फर है ये एयर में ज्यादा हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि डेरिवेटिव में। ठीक है, और इसके अलावा तुम एग में भी सल्फर होता है। ठीक, और तुम्हारा ऑनियन में भी और गार्लिक में भी सल्फर होता है। तो जो भी चावल है उसके जूस में, मतलब उसको पीस के जूस में रख दो, या फिर अनियन काट के उसे फ्रिज में रख दो, 2 दिन बाद कैसा हो जाएगा, 2-3 दिन में ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि H2S रिएक्शन करेगा और जो भी सल्फर कंपाउंड है रिएक्शन करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा Ag2S का, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये था कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये रस्टिंग वाला है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। तो ये सारे मेथड और रस्टिंग आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अभी तक के लेक्चर में। ठीक, तो ये हो क्या होगा, नंबर 2 बात करें हम लोग रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, देखो ये जो रेंसिडिटी है ये कुछ और नहीं, जो भी ऑयल और फैट वाले सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयल या फिर फैट वाले जो सब्सटेंस होते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब इनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, मतलब इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और
ऑक्सीडेशन के एग्जांपल में तो है ये, ठीक है। तो ऑयल और फैट वाले फूड का क्या हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाना, जिसकी वजह से जो भी कंपाउंड बनेगा उसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसा हो जाएगा, बैड हो जाएगा, और जो स्मेल है वो भी कैसा हो जाएगा, बैड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है रेंसिडिटी का, ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oil which is present in food which results into bad taste and foul smell, बहुत गंदी सी सुगंध आएगी और बहुत बेकार सा उसका टेस्ट हो जाएगा। तो जब भी क्या होता है, जो भी फैट और ऑयल वाले फूड्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप खुले एयर में एक्सपोज कर देते हैं। जब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, बहुत लंबे समय तक एक्सपोज रहता है, तो होता क्या है, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो टेस्ट होता है बदल जाता है, बहुत गंदा हो जाता है और स्मेल भी बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी देखा है कि जब भी कंपाउंड के पास जाते हो, थोड़ी दूर पे भी रहते हो कंपाउंड से, जो भी सब्सटेंस है फूड है, थोड़ी दूर रहता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसका जो स्मेल रहता है वो दूर से ही पता लग जाता है कि उसका जो स्मेल है बहुत गंदा आ रहा है, बहुत अजीब तरीके महकने लगता है। तो महकता क्यों है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट का, तो यहाँ पे वोलेटाइल सब्सटेंस बनता है। वोलेटाइल मतलब जो आसानी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उससे मतलब वोलेटाइल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से वोलेटाइल सब्सटेंस बनता है, जो आराम से क्या हो जाता है, उड़ जाता है इनवर्ड। अच्छा, हवा के साथ मिलेगा और इधर उधर डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से इधर उधर जाएगा, तो क्या जो भी आसपास के एरिया है उसमें भी उस बैड या फाउल स्मेल का जो इफेक्ट है उसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ड्यू टू रेंसिडिटी, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट volatile substances are volatile substances are formed which leads to foul smell। वोलेटाइल सब्सटेंस बनता है, इसीलिए उस फूड से क्या बदबू आने लगती है, गंध आने लगता है। अच्छा, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो कभी भी कोई ऑक्सीडेशन हो गया किसी ऑयल और फैट वाले फूड प्रोडक्ट का, तो उसको कभी भी खाना नहीं चाहिए। जैसे कि आपके घर में नमकीन आता है, ठीक है, नमकीन लेके आते हो, रखा रहता है खुले, मान लो मेहमान आता है तो मेहमान को निकाल के देते हो, मेहमान खाता है, और मान लो मेहमान 2 घंटे रुका तो मेहमान के सामने तो खा नहीं सकते हो, तो होता क्या, रखा रहा शाम हो गई, अब रखे जो भी नमकीन है वो ऑयल फैट वाला ही फूड है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन से उसका उसमें तुम्हें पता ही लग जाता है, नम हो गया बहुत, बिल्कुल उसका जो कुरकुरापन रहता है खत्म हो जाता है। अच्छा, उसका टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट अजीब सा लगने लगता है, और अभी तो गंध नहीं आती है, लेकिन जब 2-3 दिन रखा रहता है तो उसमें से बदबू भी आने लगती है। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें खाने से मतलब है, नुकसान करे ना करे वो तो केयर तुम करते हैं, बस खाए और कुछ, लेकिन बहुत ध्यान से, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जो भी डाइट है वो आप यूज किया करो। चलिए, तो ये रेंसिडिटी की बात थी। लेकिन रेंसिडिटी हो जाता है प्रोडक्ट का, लेकिन कौन कौन से प्रोसेस है जिससे रेंसिडिटी ना हो। हम चाहते हैं जो रेंसिडिटी एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो, तो कौन कौन से प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जैसे तो मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं। तो पहला तो है
by using antioxidants with the food product। फूड प्रोडक्ट के साथ क्या एंटीऑक्सीडेंट डालो। एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट है मतलब जो ऑक्सीडेशन करे। तो जो ऑक्सीडेशन करता है उसके अगेंस्ट रहते हैं, मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जब करने आएगा उसको ऑक्सीडेशन करने नहीं देगा। अब करता क्या होगा, मान लीजिए ये ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ रहा था, ये यहाँ पे पड़ा था, ये क्या करता है ऑक्सीजन खुद कैप्चर कर लेता है। अगर ऑक्सीजन खुद ले लेगा तो ऑयल और फैट ऑक्सीजन से बच जाएगा, इसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में। टमाटर खाते हो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, मिर्च खाते हो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट करता है कि हमारे अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट करते हैं क्या, उन फ्री रेडिकल को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कर लेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी जो बीमारियां होने वाली रहती हैं वो बीमारी नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि हेल्थी डाइट और जितने भी वेजिटेबल्स है उसको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अब एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल देखो, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से यूज होते हैं। पहला है BHA, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन, ठीक है। और नंबर 1 हो गया, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन, TOULENE, ठीक है। अगला विटामिन C एंड विटामिन E, ठीक है। अच्छा, विटामिन C विटामिन E जो है ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। अब विटामिन C खट्टे फलों से मिलता है, ये तो पता है, नट्स से विटामिन E मिलता है। तो विटामिन C देखो कहाँ मेनली यूज करते हैं, कौन से फूड प्रोडक्ट में, जितने भी तुम जैम्स खाते हो, जेलीज खाते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम सॉस लेते हो, टमाटो सॉस, उसमें विटामिन C होता है। टमाटो सॉस जब भी खाते हैं थोड़ा सा खट्टापन रहता है, रहता नहीं रहता, तो उसमें विटामिन C डालते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और उसका टेस्ट है और उसमें जो है वो बना रहे। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक फेंक दोगे तब भी एंटीऑक्सीडेंट का पावर भी धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए वो खराब हो जाता है। लेकिन कुछ समय तक, मतलब घंटा 2 घंटा 4 घंटे तक तुम ओपन रख दोगे, खराब नहीं होता। और देखते भी हो जो भी शॉप पे होता है, जो सॉस रहता है वैसे दिन भर एक ही डब्बे में ओपन डब्बा रहता है ना, उसी में भरा रहेगा और उसका यूज तुम शाम तक करते हो, खराब होता है नहीं, खराब होता है, यही क्योंकि उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, ठीक। अब 2 नंबर पे आते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल पहले ये हो गया मेथड एंटीऑक्सीडेंट यूज कर। दूसरा बाय पैकिंग द फूड प्रोडक्ट in a nitrogen, N2 मतलब नाइट्रोजन टाइट कंटेनर, ठीक है। कोई ऐसा कंटेनर लेना जिसमें नाइट्रोजन भर गए, उसको रख दे, जैसे कुरकुरे, चिप्स, अंकल चिप्स, ठीक है, फलाना चिप्स, धमाका चिप्स, बहुत सारे चिप्स आते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, उनको हम नाइट्रोजन टाइट कंटेनर में फिक्स कर देते हैं। टाइट कंटेनर मतलब एकदम बंद हो, ठीक है, और नाइट्रोजन उसके अंदर फिल कर देते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन ही क्यों फिल करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, तो उसको नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन के साथ भर देते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन चारों तरफ भरी हुई है तो ऑक्सीजन अंदर घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन टाइट कंटेनर फिक्स कर देते हैं और हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो बना रहता है। लेकिन अगर कहीं से भी जो पैकेट है वो ओपन हो जाती है, हल्का सा भी नाइट्रोजन निकल जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भर जाता है, ऑक्सीजन के भरने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब आने लगता है, स्मेल भी खराब हो जाता है और उसका जो कुरकुरापन है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये दूसरा होगा मेथड। तीसरा मेथड और क्या यूज कर सकते हैं डेंसिटी के बचाने के लिए, बाई बाय रेफ्रिजरेटिंग द फूड प्रोडक्ट, जो भी फूड प्रोडक्ट उसको फ्रीज में रख दिया, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में शाम के टाइम मान लेते हैं
कंटेनर है उनके अंदर पनीर, घर पे पनीर बना, तो क्या होता है पनीर को खाया, जो बच गया उसको रात में फ्रिज के अंदर रख देते हैं, वो शाम तक मतलब कल शाम तक परसों तक वैसे ही बना रहता है। तो फ्रीजिंग से भी फूड को क्या कर सकते हो तुम, रेंसिडिटी से बचा सकते हो। और मैथड्स इसके अलावा ये तो हो गया नाइट्रोजन टाइट कंटेनर, और कोई टाइट कंटेनर में बंद कर दोगे तभी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बाय getting the food in a टाइट कंटेनर, ठीक है, किसी बंद कंटेनर में तुम उसको भर दोगे तभी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक और है, बहुत अपना खास नहीं है, कि लाइट के प्रेजेंस में ना आए, कोशिश करो फूड, तब भी उसका क्या हो जाएगा, जल्दी एसिडिटी नहीं होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो बाय प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम द लाइट। तो ये 5 मेथड है किसके, रेंसिडिटी के। पहला है एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर दो, दूसरा नाइट्रोजन टाइट कंटेनर फिल कर दो, रेफ्रिजरेटिंग कर सकते हो प्रोडक्ट का, एयर टाइट कंटेनर में फिल कर सकते हो, और सबसे लास्ट मैंने बताया आपको कि लाइट के एक्सपोजर से उसको बचाओ, प्रिवेंट फ्रॉम द लाइट। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन, फूड के ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 1 का पूरा टॉपिक, यहाँ पे कवर अप होता है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, इज corrosion is beneficial for aluminium, ठीक है, इसका रीजन सोचो जल्दी से, क्या जो कोरोजन है वो एल्यूमिनियम के लिए बेनिफिशियल होता होगा। ठीक है, अगर ये कोई क्वेश्चन तुमसे पूछता है तो बोलना यस, आंसर क्या दोगे, यस। व्हाई, देखो होता क्या है, जब भी तुम एक एल्यूमिनियम लेते हो, इस कर दो इसको, ठीक है, जब भी एल्यूमिनियम का टुकड़ा तुम लेते हो, ठीक है, तो होता क्या है, ये भी मेटल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा ओपन एयर में, तो होता क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है अपना, क्या बनाता है, ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड पूरे एल्यूमिनियम के ऊपर कवर अप हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये करता क्या है, ये बिल्कुल प्रोटेक्शन का काम करता है, एक कवरिंग का काम करता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है, जैसे आयरन ऑक्साइड बना था, ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और पूरे सरफेस पे कवर अप हो जाता है। अब इससे होता है कि कवरिंग से होता है कि नीचे के जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और फर्दर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता और एल्यूमिनियम खराब नहीं होता है। तो जो कोरोजन है वो एल्यूमिनियम में क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, लिख लेंगे, यस इट इज बेनिफिशियल बिकॉज due to the formation of aluminium oxide, because due to the formation of aluminium oxide further deep layer of aluminium get protected from oxidation। ठीक है, तो बेनिफिशियल होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फर्दर डीप लेयर ऑफ एल्यूमिनियम गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने की वजह से ये पूरा कवर अप कर लेगा, जिससे जो नीचे के एल्यूमिनियम है वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाएगा। तो एल्यूमिनियम में ये जो कोरोजन है ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ये हो गई बात। और व्हाट इज रेंसिड। ठीक है, रेंसिड बोले या फिर रैन एसिड बोले। ठीक है, रैन एसिड क्या होता है, चलो बताओ जल्दी से, तो बता दो जल्दी से।
देखो होता क्या है, जब भी मान लेते हैं यहाँ पे जमीन पे वाटर फिल है, तो वाटर क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वेपर बनता है, और क्लाउड में जाके क्या होते हैं, ये वेपर्स फिर से कंडेंस होते हैं और ये बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। ये पता है सबको। अच्छा होता क्या है, जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड ऊपर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड मान लेते ये है और सल्फर का ऑक्साइड मान लेते ये ऊपर ज्यादा हो गया, तो होता है कि जो वाटर गया है ऊपर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसके साथ मिल जाता है, H2O बन जाता है। अच्छा SO3 H2O के साथ नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारा लेता है H2SO4 जो कि एक एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे मान लेते हैं NO2 है, इसको पानी में डाला तो ये बन जाता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बना जाता है, ठीक है। अब पहले वाटर का जो पीएच होता है वो 7 के अप्रॉक्स लगभग होता है, ठीक है। हालांकि जो रेन वाटर होता है उसका पीएच होता है 5.6 के अप्रॉक्स, ठीक है, 5.6। लेकिन एसिड बनने की वजह से पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एसिड बनने की वजह से पीएच 5.6 से कम हो जाता है। अच्छा 5.6 से कम होगा तो इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा, मतलब जो बारिश हो रही है उसमें अम्ल है यानी कि एसिड है, इसलिए बोलते हैं रेन एसिड। तो रेन एसिड इज ड्यू टू द नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है रेन एसिड। याद कैसे करोगे, बताया था। देखो रेन एसिड से हो क्या रहा है, जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल का कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गांव में जब कोई चीज खराब होता है कहते हैं नाश, ठीक है, नाश, खराब हो जाता है। तो ना मतलब नाइट्रोजन, साथ मतलब सल्फर, तो नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से ताजमहल का कलर खराब हो रहा है। अच्छा कलर खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बारिश हो रही है उसका पीएच कम हो गया, क्योंकि उसमें एसिड है, इसी को बोलते हैं रेन एसिड। तो रेन एसिड नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ एक नए लेक्चर में, और जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, और कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लो, चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।